Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of March 2022. 10 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को मैंने 1000 लाइक्स का टारगेट दिया है डेली का, तो ज़्यादा नहीं, अपन उसको बढ़ा नहीं रहे, लेकिन आप उतना तो पूरा करते जाइए। वीडियो खोलिए और उसको लाइक ज़रूर करिए, अपनी ताकत दिखाइए, है ना। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब अगर आप देते हैं तो आपके लिए प्रीलिम्स की एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी और काफ़ी आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप आंसर कर पाते हैं तो। पहला सवाल आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स अपीयर इन द प्रियम्बल। आपको बताना, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से टर्म्स है जो कि प्रियम्बल में आपको दिखते हैं। फर्स्ट इज सॉवरेन, सेकंड इज पार्लियामेंट्री, थर्ड इज सेक्युलर, फोर्थ इज फेडरल। आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि आप देख सकते हैं इन द प्रियम्बल। तो ऑप्शंस आर 1 2 3 1 3 1 3 4 या 2 3 4, ठीक है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। यानी कि रिट ज्यूरिसडिक्शन जो हाई कोर्ट का है या फिर सुप्रीम कोर्ट का है, वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज एक्सक्लूसिव विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स अंडर स्टेट स्पेसिफिक लॉज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है, वो गलत है, इनकरेक्ट बताना है आपको, ठीक है ना। तो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फीचर्स बोरोड फ्रॉम देम। तो अब यहाँ पे एक तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है और उसके सामने लिखा है फीचर कौन सा है। तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है। पहला लिखा है जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाईकैमरलिज्म लिखा है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज लिखा है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी लिखा है। तो आपको बताना है कि ये करेक्टली मैच्ड कौन कौन से इनमें से। ऑप्शंस आपके सामने 1 3 2 3 1 2 या 1 2 3, ठीक है ना। तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो नाउ। अब सबसे पहले मैं आपको एक एक करके आंसर बता देता हूँ जो जो क्वेश्चंस हमने पूछे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करिएगा और बताइएगा जरूर कि आपने कितने सही किया। आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो पहला सवाल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्रियम्बल में मैंने टर्म्स पूछे कौन कौन से हैं। तो प्रियम्बल आपको अगर याद नहीं है तो याद जरूर कर लेना। इसमें से केवल सॉवरेन और सेक्युलर ही टर्म है जो कि है ना। देखो, बिल्कुल ये हमेशा प्रियम्बल टिप्स पे रहना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए, है ना, एवरी टाइम। जैसे मैं आपको पूरा सुना सकता हूँ अभी, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, that is social economic political liberty of thought expression belief faith and worship। इसको याद रख लीजिए, जैसे लिबर्टी है तो टेब फॉर TEBFW, thought expression belief faith and worship, equality of status and opportunity and to promote them among them all, then fraternity assuring the dignity of the individual and unity and dignity of the nation। ये आप सिंपल से ये 5 टर्म्स होगा। इसके बाद बस इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 we hereby adopt enact and give to ourselves this constitution। सिंपल सा है आपको, लेकिन याद रहना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस का। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कई बार आपको मेंस में डायरेक्टली प्रियम्बल लिखने के लिए आ गया, क्या करोगे 10 नंबर में, है ना, याद होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे पूछा था यहाँ पे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था यहाँ पे। तो देखो इसमें गलत स्टेटमेंट्स, देखो पहला स्टेटमेंट देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूट द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव बट कॉन्करेंट विद द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव नहीं है लेकिन कॉन्करेंट है विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स अंडर स्टेटस, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव, रादर इट इज कॉन्करेंट विद द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक्सक्लूसिव नहीं, केवल उसका थोड़ी है, एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये एक और चीज़ याद रखिएगा, जैसे ये मैंने आपको बताया ना कि दोनों ही पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये चंद्र कुमार केस है 1997 का। देयर इज अ फेमस चंद्र कुमार केस ऑफ 1997, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया था कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का, दोनों पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। तो चंद्र कुमार केस ऑफ 1997, तो ये आप इतना याद रखिएगा। दिस इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर।
आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फ्रेश वाटर फॉर यूज। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फ्रेश वाटर फॉर यूज, व्हाट आर द रीजंस फॉर पुअर वाटर टेबल, हाउ कैन इट बी यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। तो ये फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि उसका स्टेटस क्या है, पुअर वाटर टेबल इंडिया में है तो उसका रीजन क्या है, एंड इसको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं झरोखा, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं झरोखा। झरोखा क्या है, इट्स अ कंपेंडियम ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, आर्ट एंड कल्चर। तो याद रखिएगा, झरोखा इज अ कंपेंडियम ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। झरोखा होता क्या है, झरोखा क्या है बेसिकली, वैसे तो झरोखा आपको पता है क्या होता होगा, लेकिन झरोखा एक सेलिब्रेशन है ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट का, हैंडलूम का, आर्ट एंड कल्चर का। सिंपल सा ये टर्म याद रखेगा कि अभी जो रिसेंटली झरोखा ऑर्गेनाइज हुआ है वो क्या है, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, आर्ट एंड कल्चर। It will be a pan India celebration and it will be held at different locations. pan India celebration रहेगा ये, and इसके अंतर्गत अभी रानी कमलापति स्टेशन, आपको पता होगा भोपाल में अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में ही रानी कमलापति स्टेशन खोला गया है। रानी कमलापति याद रखिएगा गोंड किंगडम की क्वीन थी, क्वीन रानी कमलापति थी गोंड किंगडम की, एंड मध्य प्रदेश में ये गोंड किंगडम था, वहाँ की एक क्वीन थी, ये आप थोड़ा याद रखिएगा। दिस इज द थिंग व्हिच यू कैन रिमेंबर, यहीं से स्टार्ट हुआ ये झरोखा। दूसरा न्यूज़ है वो परम गंगा के रिगार्डिंग है। परम गंगा रिसेंटली एक सुपर कंप्यूटर है इस्टेब्लिश्ड एट IIT रुड़की, और ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है। याद रखिएगा, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो नाम इसका परम गंगा, दूसरा ये IIT रुड़की द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, रुड़की में इस्टेब्लिश किया गया है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है ना। परम गंगा क्या है, परम गंगा एक सुपर कंप्यूटर है जिसको डिजाइन किसने किया है, CDAC ने, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC ने इसको बनाया है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ये भी है कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत बना है, तो ये भी आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख सकते हैं कि इट इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है। तो थोड़ा चीज़ हम बता देता हूँ मैं आपको। इसकी सुपर कंप्यूटिंग स्पीड लगभग 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। पेटाफ्लॉप्स बहुत ज़्यादा स्पीड होती है ना, जैसे लिखा भी है, इट इज इक्वल टू क्वाड्रिलियन और 10-15 ऑपरेशंस पर सेकंड, 10 से 15 ऑपरेशंस एक सेकंड में करता है ये, इतना ज़्यादा स्पीड है 1.66 पेटाफ्लॉप्स का, ठीक है ना। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का याद रखेगा, ये 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब लॉन्च हुआ था, 2015 में लॉन्च हुआ था। तो ये दिस इज अनदर फैक्ट विच यू कैन रिमेंबर, एंड दिस वाज टू एम्पावर द नेशनल एकेडमिक एंड R&D इंस्टीट्यूशंस। तो ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को स्टैब्लिश करने का रीज़न यही था कि जो हमारे R&D के इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे इस तरीके से सुपर कंप्यूटर्स को इंस्टॉल किया जाए ताकि जो उनकी रिसर्च है वो और हाई परफॉर्मेंस है ना, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी मिल सके, है ना। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इस मिशन को स्टीयर कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज मेजरली, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये है, और CDAC तो आप जानते हैं CDAC है, और इसमें एक मदद IISc भी कर रहा है, IISc भी इसमें एक मदद कर रहा है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये भी इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको ऐड कर लीजिए कि IISc इसमें है ना। अच्छा, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर आप लोग को पता है कौन सा था? इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, ठीक है ना, और ये 1991 में बनाया गया था CDAC के द्वारा, ठीक है। तो इंडिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर माना जाता है वो परम 8000 माना जाता है, और ये बनाया गया था CDAC द्वारा 1991 में, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट माना जाता है, आई डोंट एग्जैक्टली नो कि वेदर दैट इज स्टिल द फास्टेस्ट और नॉट, लेकिन समिट, USA का आई थिंक समिट है। आप एक बार और चेक कर लेना इसको, ये क्लियर करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे जो रिमेंबर है मैं वो बता रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने ये नोट्स में तो लिखा नहीं है, लेकिन मुझे जो याद है वो समिट याद है USA का। तो आप एक बार इसको क्लियर करके देख लीजिएगा, है ना। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो वर्ल्ड का मुझे याद है वो समिट है, लेकिन एक बार प्लीज़ काइंडली चेक दैट एज वेल। आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना।
आगे मूव करते हैं, कश्मीर के करेवास के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। कश्मीर की करेवास बेसिकली दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ये बिल्कुल लोकल पीपल के पेरिल के हिसाब से काम हो रहा है। और एक तरीके से जो वहाँ का करेवास है विच आर वेरी फेमस फॉर द सैफरन कल्टिवेशन। आपको पता होगा कि जो कश्मीर का करेवा सॉइल है दैट इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सैफरन। वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के नाम पर डिस्ट्रॉय हो रहा है, ऐसा लोकल पीपल का कहना है। कश्मीर वैली आपको पता होना चाहिए कि एक ओवल शेप्ड बेसिन है, 150 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 40 किलोमीटर्स वाइड, एंड इट इज़ अ इंटर माउंटेन वैली, है ना। इट्स अ इंटर माउंटेन वैली फिल विच इज कंप्राइजिंग ऑफ अनकंसोलिडेटेड ग्रेवल एंड मड। अनकंसोलिडेटेड ग्रेवल एंड मड यहाँ पे है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब वहाँ पे बेसिकली बहुत सारे प्लेट्यूज बने, सक्सेशन ऑफ प्लेट्यूज थे, है ना। और वहाँ पे आपको पता है 5 नदियों का प्लेन्स है, बहुत सारी नदियाँ हैं वहाँ पे, बहुत सारी नदियाँ हैं। इंडस फेमस नदी है ना। और बहुत सारी नदियाँ जाती हैं, चेनाब रिवर है, ये सारी रिवर्स हैं ऑलरेडी वहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लेट्यू लाइक टेरेसेस बने हुए हैं, प्लेट्यू लाइक टेरेसेस बने हैं, याद रखिएगा। उनको हम करेवास बोलते हैं या वूदर बोलते हैं, उनकी लोकल लैंग्वेज को वूदर बोलते हैं, वूदर बोलते हैं। और इसको टेरेस लाइक प्लेट्यू लाइक टेरेसेस हैं जिनको करेवास कहा जाता है, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड बहुत ज़्यादा थिक डिपॉजिट्स है एल्यूवियल सॉइल का, सेडिमेंट्स में आपका सैंडस्टोन, मडस्टोन, ये सब भी आते हैं। और दे आर वेरी फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ सैफरन, आलमंड्स, एप्पल एंड अदर कैश क्रॉप। तो सैफरन हो गया, आलमंड हो गया, एप्पल हो गया, इनका कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो सकता है। करेवा सेडिमेंट्स बेसिकली बहुत फॉसिल रेमिनेंट्स भी हैं वहाँ पे, एंड बहुत सारे सिविलाइजेशन के रिमेन्स भी वहाँ पे हैं, है ना। दे आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल स्पॉट्स ऑफ द वैली, वेरी फर्टाइल स्पॉट्स हैं। एंड कश्मीरी सैफरन आपको पता है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल चुका है इसको, है ना। 2020 में ही मिला था कश्मीर सैफरन को, 2020 में मिला था, है ना। इट्स वेरी फेमस एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया जा चुका है। अच्छा, ये बनते कैसे हैं? द फर्टिलिटी ऑफ दिस पैचेस इज बिलीव टू बी रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन। बहुत लंबे समय तक इनका फॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए इतने ज़्यादा ये फर्टाइल है ना। प्लीस्टोसीन एरा में यानी कि 2.6 मिलियन ईयर्स अगो लगभग द पीर पंजल रेंज ब्लॉक्ड द नेचुरल ड्रेनेज इन द रीजन। तो रीजन जो पीर पंजल रेंजेस हैं उसने नेचुरल ड्रेनेज को ब्लॉक कर दिया। देखो बनने का प्रोसेस समझ लो, पीर पंजल रेंजेस ने क्या किया, जो नेचुरल ड्रेनेज था उसको ब्लॉक कर दिया इस रीजन में, एंड एक लेक का फॉर्मेशन होता है, लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एक लेक का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज तक यही चलता रहा, वाटर उसमें कम होता रहा धीरे 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 धीरे, और वहाँ पे फिर फाइनली एक वैली बनती है। एंड ये जो करेवास के स्टेयर लाइक फीचर्स हैं ये बनते हैं माउंटेन्स के बीच में, इंटर माउंटेन, इसलिए इसको इंटर माउंटेन बोलते हैं क्योंकि माउंटेन्स के बीच में बनते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज है, गुजरात गवर्नमेंट ने 100 साल मनाए हैं पाल दधवाव किलिंग्स के। पाल दधवाव किलिंग्स के 100 साल मनाए गए हैं अभी रिसेंटली, एंड इट वाज अ मैसेकर जिसको कहा जाता है एज पर द गुजरात गवर्नमेंट इट वाज बिगर देन द जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। तो गुजरात गवर्नमेंट का कहना है कि 100 साल हो चुके हैं पाल दधवाव किलिंग्स के, एंड दिस मैसेकर वाज बिगर देन द जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है ना। एंड पाल दधवाव मैसेकर जो है वो हुआ था कब, आपका 7 मार्च 1922, है ना। याद रखिएगा 7 मार्च 1922 को पाल चितारिया एंड दधवाव विलेजर्स ऑफ साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट जो है विच इज पार्ट ऑफ ये दैट इधर स्टेट, तो वहाँ का पार्ट था साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट में। 7 मार्च 1922 को पाल दधवाव, याद रखिए गुजरात से रिलेटेड है, इट वॉज अ मैसेकर। एंड यहाँ पे कुछ नाम है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ। विलेजर्स फ्रॉम द पाल दधवाव एंड द चितारिया हैड गैदर्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हेयर। तो हेयर रिवर थी वहाँ पे, एंड वहाँ पे एक ही मूवमेंट चल रहा था मोतीलाल तेजावत का, एक ही मूवमेंट बाय मोतीलाल तेजावत, ठीक है ना। इसको याद रखेगा, एक ही मूवमेंट, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक ही मूवमेंट बाय मोतीलाल तेजावत ये चल रहा था। एंड पाल दधवाव 7 मार्च 1922 की डेट याद रखेगा। एक ही मूवमेंट क्या था, इट वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू टैक्सेस, लगान के अगेंस्ट ये मूवमेंट था विच वॉज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड द फ्यूडल लॉर्ड्स। तो मोतीलाल तेजावत द्वारा स्टार्ट किया गया था अगेंस्ट द लगान और लैंड रेवेन्यू टैक्सेस जो लगता था, दैट वाज अ थिंग, इसके अगेंस्ट ये किया गया था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी गुजरात गवर्नमेंट ने इसको सेलिब्रेट किया, तो ऑब्वियस बात है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे आते हैं मैप ऑफ द डे की तरफ।
तो कल मैंने आपको अफ्रीका के कुछ फिजिकल फीचर्स दिखाए थे, आज मैं आपको साउथ अमेरिका के कुछ फिजिकल फीचर्स दिखाता हूँ। देखो साउथ अमेरिका की सबसे पहले अपर ब्रांच अगर आप देखें, इफ़ यू सी द अपर ब्रांच ऑफ साउथ अमेरिका, तो वहाँ पे उसका पार्टीशन होता है। नॉर्थ अमेरिका का ये मैक्सिको वाला, ये पनामा वाला पोर्शन, इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं, इसके बाद से आपका स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक ऊपर सी है, कैरेबियन सी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैरेबियन सी बोलते हैं। और यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है, यहाँ पे आपको गैलापागोस आइलैंड दिख रहा होगा। देखो गैलापागोस आइलैंड की लोकेशन याद रखना, क्योंकि कई बार आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली गैलापागोस आइलैंड कहाँ पर है, कौन से ओशियन में है ना। तो ये भी पूछ सकता है, जैसा कि ये आपको पता है कि ये आपका कौन सा है, पैसिफिक वाला पार्ट है। तो गैलापागोस कहाँ पर है, पैसिफिक में है। तो सिंपल आप बता दिए, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे कैरिबियन सी यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका, साउथ अमेरिका नीचे से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ एक नॉर्थ से लेके पूरा साउथ तक का एक आपको रेंज दिखेगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंडीज, दिस व्हाट वी कॉल दिस एज एंडीज। अब ये जो एंडीज है ना, याद रखेगा जो एंडीज, ये माउंटेन्स, एंडीज आपका माउंटेन्स है। एंडीज आपका वो फोल्ड माउंटेन्स है, दीज आर द फोल्ड माउंटेन्स, है ना। और ये जो फोल्ड माउंटेन्स हैं ये ओसी कोलिजन से बने, दीज आर द फोल्ड माउंटेन्स ऑफ ओसी कोलिजन। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये मान लो ओशियानिक प्लेट है और ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो जो ओशियानिक प्लेट है वो क्या हो जाती है, इस तरह से अंदर चली आती है ना, दिस इज हाउ इट हैपन्स। और यहाँ पे जब ये स्क्रैप होता है तो यहाँ पे इस तरीके से मटेरियल पूरा जमता जाता है ना। यहाँ मटेरियल जमता जा रहा है और कुछ नीचे का जो है, नीचे से आपका जो जब ये नीचे मेंटल में जाएगा तो ये यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो मेल्ट होगा, मेल्ट होकर ये ऊपर इसके ऊपर बन जाए, ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये जो है एक्रिशनरी प्रिज्म कहलाता है, दिस पार्ट इज नोन एज द एक्रिशनरी प्रिज्म। और ये यहाँ पे फोल्ड होकर के आपका क्या बनता है, क्रश होकर फोल्ड होकर क्या बनता है, फोल्ड माउंटेन्स बनाता है। और चूंकि यहाँ पे नीचे वॉल्केनिक पोर्शन भी ऊपर आ रहा है, इसलिए फोल्ड माउंटेन्स विद वॉल्केनिक पीक्स, कई जगहों पे देखा जाएगा एंडीज में कि वॉल्केनिक पीक्स भी हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे माउंट चिम्बाराजो है, देखो यहाँ देखिए ये माउंट चिम्बाराजो है, विच इज़ वेरी वेरी हाई, है ना। इट इज़ अ वॉल्केनिक पीक ऑन द फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द एंडीज। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट मैंने बताया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और इसके अलावा जैसे ग्रैंड चैको कहाँ पर है, तो ग्रैंड चैको ये आता है, ये देखो पूरा पैराग्वे अर्जेंटीना वाला रीजन, ये ग्रैंड चैको वाला रीजन है, दिस इज द ग्रैंड चैको। तो ग्रैंड चैको की लोकेशन याद रखेगा, ठीक है ना। पैम्पास जो ग्रासलैंड वाला रीजन है, नीचे आपको दिखेगा ये पैम्पास है, ग्रासलैंड वाला रीजन है। और ये पैटागोनिया डेजर्ट है, एक डेजर्ट है पैटागोनिया, यहाँ पे पैम्पास भी आपको दिख रहा होगा, ये ग्रैंड चैको है। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैंपोस वाला रीजन है, उरुग्वे के ऊपर आपको दिख रहा होगा, देखो ये कैंपोस भी है। तो पैम्पास हो गया, कैंपोस हो गया, ग्रैंड चैको हो गया, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैटो ग्रासो है ना, बिल्कुल ब्राज़ील का, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के पार्ट के पास है मैटो ग्रासो वाला पोर्शन, है ना। ये ब्राज़ील अर्जेंटीना वाला पोर्शन ही है। तो याद रखिएगा इसको, मैटो ग्रासो इसको बोलते हैं, दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, मैटो ग्रासो, इसको याद रखिएगा। और ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स आपको दिखाई दिया, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स ये है, इसमें इंपॉर्टेंट है। और चिम्बाराजो मैंने आपको दिखा दिया, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट चिम्बाराजो। और जो मैंने आपको वो फंडा बताया ओसी कोलिजन का, वो याद रखना। तो दैट विल बी द थिंग विच इज़ देयर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लास्ट में यहाँ पे एक साउथ पोर्शन में यहाँ फॉकलैंड आइलैंड देख लो, ठीक है ना। तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से 90 डिग्री आता है, फिर यहाँ पे टर्न होता है और यहाँ पे ऐसे तरीके से, ठीक है। तो हाँ, दिस इज़ हाउ वी ड्रॉ दिस। तो आप ये ड्रॉ करना भी सीख लीजिएगा। तो दैट इज़ इट फॉर दिस मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। और यहाँ पे हम आते हैं एडिटोरियल पेज पे आएंगे। नाउ लेट्स कम टू द एडिटोरियल पेज। आज जो एडिटोरियल में डिस्कस करूंगा वो है वाटर मैनेजमेंट नीड्स अ हाइड्रो सोशल अप्रोच। अब यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट की बात की जा रही है। तो जो ग्लोबल वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया गया था 2003 में एज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज प्रोग्राम, GC प्रोग्राम। तो इट एपिटमाइजेज द ग्लोबल कंसर्न्स अबाउट द ह्यूमन इंड्यूस्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेश वाटर एंड इट्स इम्पैक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट था ग्लोबल वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट, ये 2003 में स्टार्ट किया गया था। याद रखिएगा, ग्लोबल वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट 2003 में स्टार्ट किया गया था। ESSP यानी कि अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप और ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज प्रोग्राम के पार्टनरशिप में स्टार्ट किया गया था। इसने बताया कि किस तरीके से एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स के कारण जो वाटर है
उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फ्रेश वाटर स्पेशली उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ रहा है। ऑब्वियसली बात है, जो फ्रेश वाटर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो ह्यूमन यूज़ के कारण पड़ा है, ठीक है ना। चाहे वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, सब पॉइंट्स आप लिखते जाइए। कैसे आप लिखेंगे, जैसे सबसे पहले तो आपने ये लिख दिया, ये आपका जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपका GS1 में भी पूछा जा सकता है। एडिटोरियल पार्ट है, मैं आपको बताता हूँ, ये GS1 में भी पूछा जा सकता है ज्योग्राफी वाले पार्ट से, और ये आपका GS3 में भी पूछा जा सकता है जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है। याद रखिएगा GS1 और GS3 दोनों में ही ये प्रोबेबल क्वेश्चन है और ये टॉपिक आप उसी में ऐड कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट इसमें देखो, सबसे नोट्स कैसे बनाओगे जैसे एडिटोरियल में, तो सबसे पहले आप आपने इस प्रोग्राम के बारे में लिख लिया ना, वाटर प्रोजेक्ट के बारे में लिख लिया। इसके बाद आपने लिखा कि कौन कौन से रीजन है कि क्यों वाटर जो है वो मिसयूज़ हुआ है, ह्यूमंस ने किस तरीके से मिसयूज़ किया है, क्या रीजंस है। तो जैसे मैं आपको रीजंस बता देता हूँ। सबसे पहले रीजंस आप लिखते जाइए, रीजंस लिखते जाइए। पहला रीज़न है बेसिकली जो है अपना सबसे ये जो एग्रीकल्चरल यूज़ है, एग्रीकल्चरल यूज़ है। सबसे अधिक जो पानी हमारे यहाँ यूज़ होता है 90% ऑफ द वाटर दैट इज़ इन एग्रीकल्चरल यूज़, एग्रीकल्चरल यूज़ है। देन आपका इंडस्ट्रियल यूज़ है। यहाँ पे इतना ज़्यादा हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया हुआ है, तो व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव ओवर एक्सप्लॉयटेड द वाटर अवेलेबल देयर, है ना। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरा जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वो है कि जो हमारे यहाँ एफिशिएंसी है, जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, मतलब यूटिलाइजेशन इज़ वेरी पुअर, है ना। यूटिलाइजेशन इज़ वेरी पुअर। अगर आप देखो, इंडिया क्रिएटेड इरीगेशन पोटेंशियल फॉर 112 मिलियन हेक्टेयर बट द ग्रॉस इरीगेटेड एरिया वॉज 93 मिलियन हेक्टेयर्स, है ना। अब मैं आपको यहाँ बताऊँ अगर, तो जैसे यहाँ पे आप देखो द एवरेज वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ इरीगेशन, ये लिख लो, फैक्ट लिख लो, एवरेज वाटर यूज एफिशिएंसी जो इरीगेशन प्रोजेक्ट्स की इंडिया में है वो केवल 38% है। एवरेज वाटर यूज एफिशिएंसी जो है इरीगेशन प्रोजेक्ट्स की इंडिया में वो केवल 38% है। वहीं पे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो कौन सी है, वो 50 to 60% है। तो आप देख सकते हैं कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो बहुत पुअर है इंडिया में, है ना, दैट इज वेरी वेरी पुअर। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो हमारा जो ग्रे वाटर है वो हार्डली वी यूज़ द ग्रे वाटर। अगर आप देखें तो डोमेस्टिक यूज़ में जो पानी यूज़ होता है जब वो खराब हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे वाटर बोलते हैं, वी कॉल दैट ग्रे वाटर, है ना। तो ग्रे वाटर का यूज़ हम बहुत कम करते हैं, मतलब इंडिया में ना के बराबर ग्रे वाटर का यूज़ है। एंड ग्रे वाटर का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, और जो कि बहुत सारे कामों में लगाया जा सकता है, बहुत सारे कामों में लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि उसका यूज़ केवल आप पीने के लिए, नहाने के लिए, लेकिन आप दूसरी चीज़ों के लिए भी तो कर सकते हैं। एंड इस तरीके से उसको वेस्ट कर देना, उसका डिस्चार्ज कर देना अनट्रीटेड ग्रे वाटर का इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में और इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ में, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। ये भी एक रीज़न है, एंथ्रोपोजेनिक रीज़न ही है। तो कई बार हमने देखा एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो जाता है पानी में, और दूसरी तरीके से ये जो ग्रे वाटर है ये भी हम क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं बिना इसके ट्रीटमेंट के नॉल। तो ये जो ग्रे वाटर का रिलीज़ है ये बाकी के पानी को तो नुकसान पहुंचाता है, ये प्लस इसका यूटिलाइजेशन भी नहीं होता है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, एंड ये रीजंस हैं कि क्यों पानी की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं है। ऐसे में हमको क्या करना है, ऐसे में हमको एक हाइड्रो सोशल साइकिल अप्रोच लेकर के चलनी है। एक तो अपना बिहेवियरल चेंज हमको करने की ज़रूरत है, दूसरा हमको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनली जो बहुत पुराना समय रहा है वहाँ पे हाइड्रोलॉजी और जो ह्यूमंस है, ह्यूमन और वाटर, इनका बहुत गहरा संबंध है और उसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग हमको इसको यूज़ करना पड़ेगा। वी डोंट हैव टू थिंक जस्ट अबाउट आवरसेल्व्स, वी हैव टू थिंक अबाउट अदर्स एज वेल, सोसाइटी एज अ होल, एंड एनिमल्स के बारे में भी सोचना है ना। ऑब्वियसली पानी पे तो वो भी डिपेंडेंट है। इसीलिए कई बार हमने देखा है कि जो इंटर रिवर ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने सुना होगा, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनते हैं हम। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में बस एक प्रॉब्लम ये रहती है कि उसमें ये कहा जाता है कि भाई जो वाटर सरप्लस रिवर है वहाँ से वाटर डेफिसिट रिवर में पानी जाएगा, लेकिन वहाँ पे दूसरी स्टडी नहीं की जाती। मान लो कोई एक रिवर, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये रिवर है, ये वाटर सरप्लस रिवर मानी जा रही है, और एक ये रिवर है जो वाटर डेफिसिट रिवर मानी जा रही है, ठीक है ना। अब ये मानी जा रही है कि ये भैया देखो, अब दूसरी स्टडी के जैसे मान लो हो सकता है इस रिवर पे 1 करोड़ लोग डिपेंडेंट हो और इस रिवर पे केवल 5 लाख लोग डिपेंडेंट हो, तो कई बार पानी कम है, इसका मतलब ये नहीं कि वाटर डेफिसिट रिवर हो सकता है उस पर लोग कम डिपेंडेंट हो, ये स्टडी भी करें। तो ये सारी स्टडी भी उसकी यूज स्टडी और उसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें निकाल करके ही ये सारे प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए। तो दैट दीज आर द थिंग्स विच आर मेंशन बाय द ऑथर। और वही उन्होंने कहा कि एक हाइब्रिड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा, वाटर को स्टोर करना पड़ेगा, सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है, और
चैलेंज हमको बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक चैलेंजेस जो है उनको किसी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि हमको सस्टेनेबिलिटी के लिए देखना है रिनोवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, ये लिख लेना सस्टेनेबिलिटी। देन दूसरा है रिनोवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, ग्रे वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्रे वाटर का मैनेजमेंट करना है। देन ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ाने का कोशिश करना है, इंक्रीज द वाटर यूज एफिशिएंसी एंड सिक्स्थ रीयूज ऑफ वाटर। ये 6 पॉइंट आप लिख लीजिए कौन कौन से। गो फॉर सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर। सेकंड पॉइंट आपका कौन सा है? सेकंड पॉइंट इज बेसिकली रिनोवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सोर्सेज। तीसरा आपका लिखा हुआ है ग्रे वाटर मैनेजमेंट। चौथा आपका लिखा हुआ है ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज। पांचवा है इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी एंड सिक्स्थ है रीयूज ऑफ वाटर। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि ऑथर ने यहाँ पे मेंशन किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। GS1 और GS3 में आप इसको ऐड कर लीजिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड। यहाँ पे एक दो न्यूज़ हैं जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जीनो ट्रांसप्लांटेशन का केस मैंने आपको बताया था। जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? जब एनिमल्स का बॉडी पार्ट ट्रांसफर किया जाए, जैसे एनिमल्स का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, जीनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे एक पिग का हार्ट ट्रांसफर किया गया था डेविड बेनेट नाम के व्यक्ति को। डेविड बेनेट नाम के व्यक्ति को ट्रांसफर किया गया था। तो 2 महीने के बाद उस व्यक्ति की अब मौत हो चुकी है। सो दिस इज द लार्जेस्ट पर्सन हैज लिव्ड आफ्टर जीनो ट्रांसप्लांटेशन। पहले इसके पहले बेबी फे थी विच वॉज अ डाइंग इन्फेंट, जिसने कि 21 दिनों तक विद अ बबून्स हार्ट 1984 में बबून के हार्ट से 21 दिनों तक सर्वाइव किए थे बेबी फे, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद अब डेविड बेनेट अब सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट 2 मंथ का टाइम पीरियड इन्होंने सर्वाइव किया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अंटार्कटिक एक्सप्लोरर शैकल्टन शिप डिस्कवर्ड आफ्टर अ सेंचुरी। तो एक अर्न्स्ट शैकल्टन नाम के व्यक्ति थे हु वाज अ अंटार्कटिक एक्सप्लोरर, है ना, याद रखिएगा अर्न्स्ट शैकल्टन। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था, 1914 में शैकल्टन बेसिकली अंटार्कटिका के लिए एक्सपीडिशन पे निकल गए थे, क्योंकि उसके पहले अमंडसन और ये सब बहुत फेमस थे एक्सप्लोरर्स। इन्होंने अपना काम कर दिया था, साउथ पोल और ये सब ढूंढ लिया था। और ये आपका जो 1914 में शैकल्टन ने कहा कि मैं अंटार्कटिका रीजन जाऊंगा, और साउथ पोल उस समय एमंडसन रीच कर चुके थे। तो उनका इंटेंशन था कि वो क्रॉस करेंगे कॉन्टिनेंट को एक साइड से दूसरे साइड से वाया साउथ पोल। साउथ पोल के थ्रू एक साइड से दूसरे साइड तक क्रॉस करने का उनका एम था। और उनका शिप था एंड्योरेंस, जो शिप वो लेकर के गए थे उसका नाम था एंड्योरेंस। और वो अंटार्कटिका नहीं पहुंचा, ये इट वॉज स्टक एंड गॉट क्रश्ड। शैकल्टन अपने क्रू के साथ 19 महीने तक सर्वाइव करने के लिए रहे वहाँ पे ऑर्डियल फेस के। उसके बाद जब वो सर्वाइव किए, है ना, और उसके बाद बहुत जल्दी आई थिंक उसके 7-8 साल बाद 1922 में उनकी डेथ हो गई। तो अभी 100 साल हो चुके हैं, 1922 यानी कि 100 साल शैकल्टन के उस एंड्योरेंस मिशन को हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द शिप। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये देखो लिखा भी है एंड्योरेंस। तो कितना मतलब अच्छा लगता होगा जब इस तरीके की चीज़ें बहुत पुराना। अब ये रैकेट जितना पुराना है, सोचो 100 साल पहले ये चीज़ दब गई थी। और दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। शैकल्टन का नाम याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। कल PSG बाहर हो गई, ना, रियल मैड्रिड करीम बेंजेमा ने एपिक परफॉर्मेंस देते हुए PSG को बाहर कर दिया, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। रिवाइविंग द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पर बात चल रही है जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है किस तरीके से उसका यूज़ किया जाए। अब आपको पहले तो मैं एक बॉडी के बारे में बता दूं जिसका नाम है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, याद रखेगा, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि वाटरवेज का पूरा हैंडल करती है। और एक एक्ट था इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 का, उसके बाद ये बना था। और 1986 में इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। तो 1985 के एक्ट से ये बना और 1986 से इसका फाउंडेशन माना जाता है, 27 अक्टूबर 1986 को। हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, याद रखेगा, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्चुअली वाटरवे 1 जो है वो आपका गंगा रिवर पे, आपको पता होना चाहिए। इनलैंड वाटरवे 1 जो है वो आपका गंगा रिवर पे है, एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड इसमें
बेसिकली जो टोटल नेविगेबल लेंथ है इंडिया में वो 14,500 किलोमीटर है, जिसमें से 5200 किलोमीटर रिवर का है, 4000 किलोमीटर कैनल का है, एंड इसमें मैकेनाइज्ड क्राफ्ट्स का यूज़ किया जा सकता है ना। और फ्री ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वाटरवेज में बहुत ही चीप पड़ता है, और चाइना इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहा है, हमको भी उसी तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आई है कि अभी रिसेंटली जो MV लाल बहादुर शास्त्री था, है ना, MV आपका लाल बहादुर शास्त्री, उसमें 200 मीट्रिक टन फूड ग्रेन्स जो था वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 200 मीट्रिक टन लाल बहादुर शास्त्री MV लाल बहादुर शास्त्री में कैरी करके कहाँ से कहाँ ले गए हैं, वो नेशनल वाटरवे 1 से नेशनल वाटरवे 2 में ट्रांसफ़र किया गया, यानी कि गुवाहाटी के पांडू पोर्ट तक ले जाया गया। तो ये एक लोकेशन और याद रखिएगा, गुवाहाटी का ये पांडू पोर्ट है विच इज लोकेटेड इन द गुवाहाटी, एंड वहाँ तक ले जाया गया। तो दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको थोड़ा सा लोकेशन पता होनी चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। UPI 123 पेमेंट सोल्यूशन फॉर फीचर फोन्स, है ना, यूजर्स। तो यहाँ पे अब हुआ क्या है, रिसेंटली 8 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक नया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना। 8 मार्च अभी रिसेंटली 8 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है क्या, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि पेमेंट सोल्यूशन है फॉर फीचर फोन यूजर्स, जिसका नाम है UPI 123 पे, है ना। इसको वैसे UPI तो आपको पता है कि 2016 में इंट्रोड्यूस किया था, UPI 2016 में आ गया था, अब ये फीचर फोन्स के लिए यूज़ किया गया है ना। एंड UPI ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी स्मार्टफोन्स के माध्यम से। आपने देखा होगा गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, UPI भीम पे, ये सब अलग अलग मेथड्स हैं, है ना। लेकिन अभी भी ऐसे लोग जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं उनके लिए क्या, तो UPI 123 पे जो है वो उनके लिए है। इट इज़ सर्विस विच इज़ डिज़ाइन टू ब्रिंग द डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म क्लोजर टू द नंबर ऑफ फीचर फोन मोबाइल सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंट्री। लगभग 40 करोड़ फीचर फोन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं कंट्री में, और उनके पास अब UPI अब ये आ जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट कोड उसमें USSD कोड रहता है *99#, जिसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। UPI 123 पे विल इम्प्रूव द ऑप्शंस एंड ऑल, है ना। तो आप देख सकते हैं, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। UPI 123 पे फीचर फोन यूजर जो है वो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करेंगे, जिसमें आधार लिंकिंग, बैंक लिंकिंग ये है, UPI पिन है, और ये सब ऑथेंटिकेट करेंगे ट्रांजेक्शन, उसके बाद से यूज़ कर सकते हैं। अफ्रीका में बहुत पहले से एक चल रहा है M पैसा चल रहा है, अफ्रीका का है ये, तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। M-Pesa अगर आपसे कोई पूछे कहाँ का है तो अफ्रीका का है, और वहाँ पे वोडाफोन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, याद रखिएगा। M-Pesa जो है वो 2007 में वोडाफोन की एक सब्सिडियरी थी, यानी कि एसोसिएट था सफारीकॉम, उसने 2007 में M-Pesa इंट्रोड्यूस किया था। तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ टुडे। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।